हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका भाई पुनीत शर्मा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा योर पाथवे टू लीगल एक्सीलेंस। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं जेआरएफ होल्डर लॉ में, मास्टर्स फ्रॉम इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस टॉपर, ऑल इंडिया AI1 रैंक एज वेल एज एकेडमिक टॉपर। जुडिशल एग्जाम्स 3 स्टेट्स के इंटरव्यू अपेयर करे हैं और LLB करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिमिलरली ऑल इंडिया एंट्रेंस टॉपर। तो अपने इस यूट्यूब चैनल में हम क्लैट यूजी की तैयारी कराते हैं। 40 days टू लेफ्ट इन योर क्लैट यूजी एग्जाम। सो आज से हमने सीरीज शुरू करी है 40 days 40 कॉन्सेप्ट। 40 days 40 कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपके लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। बात आई कि सर कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ने हैं, PYQ लाइव काम तो चल रहा है और साथ में हमने मॉक्स भी लगाए हैं। तो बेटा लगाने इसलिए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ना है? कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको जो अपना बायोडाटा बताया, इतने एग्जाम टॉप लॉ की फील्ड में, एंट्रेंस टॉप, वो क्यों होता है? क्योंकि सब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं MCQ और PYQs पे, लेकिन मैं इस पे तो फोकस करता ही था। मैंने हमेशा अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे करा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही MCQ सॉल्व होंगे। और अगर आपके 5 MCQs आते हैं पैसेज बेस में, तो 5 में से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉप करता था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखा। तो ये बात। अब दूसरी बात देखिए, कॉन्सेप्ट्स तो आपने सब जगह से पढ़े हैं, वो मैं डाउट ही नहीं कर रहा। ऐसी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से समझाऊंगा। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझाऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब कि आपने एक चीज पढ़ी, लेकिन एग्जाम दिया, काम हो गया, खत्म। वो काम नहीं है। लॉ को ऐसे समझा कि कभी उसके टच में नहीं भी रहे, तो लेकिन सारा लॉ आपके दिमाग पे बस गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कल को वकालत भी करनी पड़ेगी, नहीं भी लॉ में आगे परस्यू करा, लेकिन पढ़ा ऐसे कि फैमिली में किसी मदद कर सके। क्योंकि लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम्स, इट इज अबाउट नोइंग योर राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो आज 40 days 40 कॉन्सेप्ट का पहली शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्योंकि ये वर्ड्स, ये कॉन्सेप्ट पैसेज में चलते हैं। अगर आपको इनके वर्ड्स का मतलब पता है तो आप पैसेज रीडिंग आपकी तेज हो जाएगी, आपको चीजें समझ ज्यादा जल्दी आएंगी, देयरफॉर आप आंसर सही लगा पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमें AIR रैंक लानी है, टॉप 100 में आना है, जब भी अच्छे NLUs मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे। पहला कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और मैंने क्या बोला, पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। एक बार सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो पहली चीज, पहला पॉइंट कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन कहां पे है। CRPC का कॉन्सेप्ट है, पहली बात समझ लो, क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है CRPC में सेक्शन 2 क्लॉज C, सेक्शन 2 क्लॉज C। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज L, सेक्शन 2 क्लॉज L। अब दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन कहां पे बताइए, वो है मतलब क्या होता है सर कॉग्निजेबल ऑफेंस का। चलो ये समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जहां पे पुलिस हैज अ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपको बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंसेस जहां पे पुलिस वालों की पावर है टू अरेस्ट विद वारंट ओनली। आपको सिर्फ वारंट के साथ ही अरेस्ट करा जा सकता है। अब इसका मतलब ये है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो थोड़े हीनियस नेचर के हैं, ग्रेव नेचर, जैसे मर्डर, रेप। ठीक है, ये आपके हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब पहली चीज, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको अरेस्ट करने पुलिस वाले आएंगे ना, उनको किसी मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। आपको अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट करने से पहले किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से कोई ऑर्डर लेके नहीं आना है।
मान लो आपके ऊपर मर्डर का पुलिस वालों को शक है कि आपने करा है, ठीक है, आप सब्जी खरीद रहे हो शाम के समय, तो भैया रास्ते में से आपको उठाएंगे और थाने ले जाएंगे पूछताछ करने। आपको उठवाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस वालों को वारंट की, किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं लेस सीरियस नेचर के, लेस हीनियस ऑफेंस, छोटे पैटी ऑफेंस। मान लो जनरली आपके किडनैपिंग, आपका असॉल्ट हो गया, ठीक है, डिफामेशन हो गया, जो सीरियस ग्रेविटी के नहीं है, उनमें क्या बोला है, अरेस्ट विद ओनली विद वारंट। मतलब पुलिस वालों को अगर आपको अरेस्ट करना है तो वारंट चाहिए। वारंट चाहिए मतलब परमिशन चाहिए किसी मैजिस्ट्रेट की। तो मतलब जैसे फिल्मों में देखा होगा ना, कभी अब फिल्म वेब सीरीज ध्यान से देखना, उसमें क्या होता है, उसमें ना बताते हैं कि जब किसी का अरेस्ट करने आते बताते हैं कि आपका वारंट निकला है और आपने ये ऑफेंस करे, चुपचाप हमारा सहयोग करिए और थाने चलिए। तो सुना होगा वारंट निकला है और आपके ऊपर ये ऑफेंसेस हैं, तो पहले एक मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उससे परमिशन लेते हैं, क्या इसका अरेस्ट कर ले। अगर मजिस्ट्रेट परमिशन देता है जब ये अरेस्ट होता है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अरेस्ट विद वारंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए किसी को भी अरेस्ट करने से पहले, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए अरेस्ट करने से पहले, वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये तो थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकल समझो। अब मान लो आप हो गए वकील, ठीक है, आपके पास केस आया कि क्लाइंट का अरेस्ट हुआ है। सबसे पहले ये देखो कि जिस ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है वो जिस केस में अरेस्ट हुआ है, ये कॉग्निजेबल केस है या नॉन कॉग्निजेबल केस है। अगर उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, पुलिस वालों के जो आरोप लगे हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके क्लाइंट को अरेस्ट करने से पहले पुलिस के पास कोई ना कोई वारंट होना चाहिए। तो पहला लूपहोल तो यही है, लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो रहा है तो पहले पुलिस वालों से पूछो आपका वारंट कहां पे है, वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाइए मेरे को, तो वारंट चाहिए होगा। तो पहली चीज, क्योंकि अगर बिना वारंट के अरेस्ट करा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो ये बन जाएगी अनलॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल अरेस्ट। पुलिस वालों को कंपनसेशन देना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। तो पहली चीज, कभी का कोई किसी का भी अरेस्ट हो तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो अरेस्ट हो रहा है कॉग्निजेबल केस में हो रहा है या नॉन कॉग्निजेबल में। नॉन कॉग्निजेबल में हो रहा है तो पुलिस वालों के पास वारंट है या वारंट नहीं है। तो वारंट का देखना है। वारंट मींस परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, तो पहली चीज प्रैक्टिकल सेंस में क्या देखना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो रहा है तो पुलिस वाले वारंट लेके आएंगे, ऐसे अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। तो पहली चीज तो ये देखिएगा कि वारंट था या नहीं था, पहली। दूसरा, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। नॉन मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। ये बहुत तगड़ा खेल है, बहुत तगड़ा। अब मैं एक चीज बताता हूं, जो मैंने बोला ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल अब ये समझना, कहानी ऐसी है कि मतलब अब समझिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा कटती है एफआईआर। आपकी चोरी हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटवाई जाती है एफआईआर। आपने सुना होगा वर्ड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कटते नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपकी चोरी हुई, ठीक है, आपके घर में रात को 4 चोर है, चोरी करके गए, तो आपने उसकी सुबह लिखवाई एफआईआर। एफआईआर लिखवाने के बाद
जैसे एफआईआर लिखवा दी उसी के बाद पुलिस वाले केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। मतलब उनको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस वालों को कार्रवाई चालू करने के लिए किसी का आदेश का वेट करने की जरूरत नहीं है। एफआईआर कटी, इन्वेस्टिगेशन चालू, लोगों के अरेस्ट, इंटेरोगेशन सब कुछ चालू हो जाएगा। किसी की भी आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। ये तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, जो आपके छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं जो लेस ग्रेव नेचर के होते हैं, जैसे मैंने बोला डिफेमेशन, जैसे आपका असॉल्ट, ठीक है, पेटी थेफ्ट, छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं उसके अंदर कटती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एफआईआर नहीं कटती, एनसीआर कटती है। तो थाने में हमेशा दो रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर का रजिस्टर होता है, एक एनसीआर का होता है। एफआईआर के रजिस्टर में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लिखे जाते हैं, एनसीआर के रजिस्टर में लिखे जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो एनसीआर आपने कटवाई, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था, जैसे एफआईआर कटवाई उसके बाद सीधा इन्वेस्टिगेशन चालू, किसी की कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, जैसे आप एफआईआर कटवाओगे जैसे आप एनसीआर कटवाओगे, उस एनसीआर की एक कॉपी एरिया मैजिस्ट्रेट, कौन, आपका जो एरिया मैजिस्ट्रेट होता है उसको भेजी जाती है। क्यों, उससे परमिशन लेने के लिए, एरिया मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के लिए कि सर हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कर ले या नहीं करे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधे लोग प्रैक्टिस में उतर जाते हैं, उनको लगता है डिग्री आ गई हमारा काम चल गया, और लॉ बहुत समझ ली, रैंक आ गई, कुछ नहीं समझा। यह सबसे बड़ा लूप होल है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है, क्योंकि लोगों को लगता है एफआईआर या एनसीआर कटी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। कोई इन्वेस्टिगेशन की हम सुनते भी नहीं कि परमिशन चाहिए। लेकिन एनसीआर के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जब भी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी होती है उससे पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि मैजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या ये केस सच्चा है या बस ऐसी बंदे को उठा के थोड़ा मारपीट करके और इसको सबक सिखा के भेजा जा रहा है। तो फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनी रहे, इसलिए ये बीच में चीज डाली गई कि आपको परमिशन चाहिए मैजिस्ट्रेट की। अब कितना बड़ा लूप होल है, तो एज अ प्रैक्टिकल समझो, दो चीजें आपने एज अ लॉयर एग्जामिन करनी है। जब भी किसी क्लाइंट का अरेस्ट हो तो पहले क्या देखना है कि कॉग्निजेबल केस में हुआ या नॉन कॉग्निजेबल। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में हुआ है तो क्या विद वारंट या विदाउट वारंट, विद वारंट या विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या चीजों का एग्जामिन करना है एज एडवोकेट, सबसे पहले विद वारंट अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर वारंट था तो सही है, नहीं तो अनलॉफुल डिटेंशन। दूसरा क्या देखना है, सबसे बड़ी चीज दूसरा देखना है क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट ली गई या नहीं ली गया, परमिशन लिया या परमिशन नहीं लिया, हमें यह देखना है। अगर नहीं लिया, अब इसका ध्यान से समझना, बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन चल गई, चालू हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सही समय पे अगर आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी इनहेरेंट पावर की एप्लीकेशन लगा दोगे तो वो इन्वेस्टिगेशन क्वैश हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी। तो आप इन्वेस्टिगेशन को क्वैश करा सकते हो। इसलिए मैंने बोला था ये देखना पड़ता है कि परमिशन ली गई या नहीं ली गई। अगर परमिशन नहीं ली गई है तो हाई कोर्ट जाना है, 482 के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, तो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट, हाई कोर्ट आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों की क्वैश कर देगी। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो दो चीजें, क्या वारंट था या नहीं था ये देखना है, दूसरा ये परमिशन ली गई या नहीं ली गई, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। 90% केसेस में देखा गया है परमिशन होती ही नहीं है, परमिशन होती नहीं है। और इस डिफेक्ट को अगर आपने इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद रेस करा तो सुप्रीम हाई कोर्ट कहता है हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, फिर हम देखेंगे कि क्यूरेबल डिफेक्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही चले गए हाई कोर्ट तो पर से इन्वेस्टिगेशन क्वैश हो जाएगी।
तो एज एन एडवोकेट आपको ये देखना होता है, ये एग्जामिन करना है चीजों को। तो वही मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट सब पढ़ाएंगे लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने अपने समझा ही ऐसे, इसलिए कॉन्सेप्ट बस गए दिमाग में। वो पता रहता है कि अच्छा आपको एज एन लॉ क्यों पढ़ते हैं यार, कि आपको अपने राइट्स भी पता हो, ड्यूटीज भी पता हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली चीज, डेफिनेशन कहां पे है 2C और नॉन कॉग्निजेबल की 2L। कॉग्निजेबल केस में आपका क्या कहते हैं, अरेस्ट बिना वारंट के होता है, और कॉग्निजेबल में बिना वारंट के, और आपके नॉन कॉग्निजेबल में विद वारंट के। कॉग्निजेबल केस में किसी परमिशन की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, और नॉन कॉग्निजेबल केस में परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि एफआईआर लिखी जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर कटती है, वो भी किस सेक्शन में, 154 सीआरपीसी, 154 सीआरपीसी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटती है एनसीआर, कहां लिखा है 155 सीआरपीसी, 155 सीआरपीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज फिर ये देखना है, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इट इज एसेंशियल दैट ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड विद इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो आपकी एनसीआर है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो आपकी एनसीआर है ना, ये जब ही कटेगी, पुलिस वही पुलिस वाला आपकी एनसीआर लिखेगा जिसकी जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जीरो एफआईआर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जीरो एफआईआर का मतलब ऑफेंस कहीं भी हुआ लेकिन आप उसकी रिपोर्ट एफआईआर कहीं भी कटवा सकते हो, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनसीआर वही पुलिस वाला लिखेगा, वही पुलिस वाला काटेगा जिसके जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। तो ये बात भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिकली याद रखनी है, क्या वारंट है या नहीं, फिर ये एनसीआर कटा या एफआईआर कटा है। तीसरा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, परमिशन नहीं है तो हाई कोर्ट जाना है 482 के अंदर, 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट जाना है। फिर एनसीआर वही पुलिस वाला लिखेगा जिसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। लेकिन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जुडिक्शन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इज कोटर्मिनस विद द जुडिक्शन ऑफ एरिया मजिस्ट्रेट। इट मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि अगर मेरे एरिया मजिस्ट्रेट के पास, ध्यान से समझना, अगर मेरे एरिया मजिस्ट्रेट के पास ताकत है ऑफेंस को चलाने की, उस पर कॉग्निजेंस लेने की, ठीक है, तो एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे पास पावर आ गई उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की। मतलब इसको और एग्जांपल समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वालों की जुडिक्शन वाइड होती है, अगर उनके मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन उस केस को चलाने की तो पुलिस वालों के पास भी जुडिक्शन है उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की। एग्जांपल से देता हूं, जैसे आपका सीआरपीसी में एक सिचुएशन है, इसमें यह बोला जाता है कि इसमें एक सिचुएशन में कहते हैं कि जैसे मान लो ये है आपका दिल्ली, आपका दिल्ली है, दिल्ली से ए का किडनैप हुआ है, मिस्टर ए का किडनैप दिल्ली से हुआ, इसको छुपा के रखा गया पटना में, पटना से इस बच्चे की रिकवरी हुई। ऑफेंस कहां पे हुआ, दिल्ली में, और रिकवरी हुई आपकी पटना में, वहां से मिला बच्चा। तो सीआरपीसी कहता है कि इस केस के अंदर दिल्ली कोर्ट उसकी भी जुरिडिक्शन है इस केस को चलाने की, और पटना की कोर्ट की भी जुरिडिक्शन है इस केस को चलाने की। जैसे मान लो दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट की जुरिडिक्शन से बच्चा उठाया गया है, और पटना में इलाका मान लो मोतीनगर से रिकवर हुआ है। तो दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है इस केस को चलाने की, और ये केस पटना में मोतिहारी
कोर्ट के आगे भी, जुडिक्शन में जो कोर्ट है वहां भी चल सकता है। सिंस इन दोनों जुडिक्शन में की कोर्ट के पास पावर है इस केस को चलाने की। जैसे मान लो फाइनली डिसाइड हुआ कि ये केस पटना में चलाया जा रहा है, ऑफेंस तो दिल्ली में हुआ लेकिन चला पटना में जा रहा है, तो सिंस मोतिहारी कोर्ट के जज के पास जुडिक्शन है इस केस को चलाने की, तो मोतिहारी कोर्ट के पुलिस वालों के पास भी जुडिक्शन आ गई इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस उनकी जुडिक्शन में हुआ है या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि देखो लॉजिक समझो ना यार, एक इंसान अपने बॉस का ही आदेश मानेगा, दूसरे के बॉस का नहीं मानेगा। तो पटना के जज को आपने ताकत दे दी केस चलाने की, तो पटना पुलिस ज्यादा उस जज की बात मानेगी या दिल्ली पुलिस मानेगी? पटना पुलिस मानेगी। देयरफॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस में ना पुलिस वालों की जुडिक्शन बड़ी वाइड होती है, जुडिक्शन बड़ी वाइड होती है, और नॉन कॉग्निजेबल बड़ी सीमित होती है। वही पुलिस वाला उस केस को लिखेगा, एनसीआर काटेगा जिसकी जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, और वही एरिया मजिस्ट्रेट परमिशन देगा इन्वेस्टिगेट करने की। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जुडिक्शन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इज को टर्मिनस विद एरिया मजिस्ट्रेट। अगर मेरा एरिया मजिस्ट्रेट केस को चला सकता है तो मैं भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन एज अ पुलिस ऑफिसर कर सकता हूं। एक और एग्जांपल ले लो, चोरी हुई पटेल नगर में, ठीक है, दिल्ली में, और चोरी का सामान पकड़ा गया है आपका हरियाणा में फरीदाबाद। तो पटेल नगर कोर्ट के अंदर जुडिक्शन, पटेल नगर में जो जुडिक्शन आती है वो कोर्ट भी इस केस को चला सकती है और फरीदाबाद कोर्ट भी इस केस को चला सकती है, ठीक है। तो देखो क्रिमिनल केस में जुडिक्शन वाइड होती है। अब लास्ट पॉइंट, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली एरिया मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन ऑर्डर करता है? ये एक और बात ध्यान रखना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो परमिशन देगा ना इन्वेस्टिगेशन करने की, वो कौन देता है? एरिया मजिस्ट्रेट देता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, और किसकी चाहिए? आपके एरिया मजिस्ट्रेट की चाहिए। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या है? एनी मजिस्ट्रेट, क्या लिखा है? एनी मजिस्ट्रेट, और उसमें क्या लिखा था? एरिया मजिस्ट्रेट। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस अंडर 190। हर वो मजिस्ट्रेट जो 190 में केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकता है। मतलब जैसे मैंने बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में जुडिक्शन वाइड होती है, पुलिस वाले की और एज अ मजिस्ट्रेट की भी। अगर मैंने बोला था ना ऑफेंस हुआ दिल्ली में, रिकवरी हुई पटना में, तो पटना का मजिस्ट्रेट भी इस केस को चला सकता है और दिल्ली का भी चला सकता है। तो सिंस पटना का जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को चला सकता है, तो वो अपने पुलिस वालों को जुडिक्शन एम्पावर करेगा कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करिए। तो देयरफॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कोई भी ऑर्डर कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस उसकी जुडिक्शन में हुआ या नहीं हुआ। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ एरिया मजिस्ट्रेट ही आंसर करेगा, एरिया मजिस्ट्रेट जुडिक्शन ऑर्डर कर, एरिया मजिस्ट्रेट ही। तो एज सिंपल एज दैट, इसको समराइज करने के लिए फाइनल समरी, सबसे एज एन एडवोकेट जो आपको याद रखना है, एज ए लॉ स्टूडेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट के साथ ही अरेस्ट होगा आपके क्लाइंट का। ये सबसे बड़ी चीज देखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वारंट होना चाहिए। दूसरा, परमिशन चाहिए मजिस्ट्रेट की। फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले परमिशन चाहिए आपको अपने मजिस्ट्रेट की। एरिया, कौन सा मजिस्ट्रेट? एरिया मजिस्ट्रेट की। और लास्ट बात, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटती है एनसीआर। ये बहुत बड़े डिफेक्ट है। आप अच्छी सिटीज में रहती हैं, आपकी लॉ ऑफ एजुकेशन बहुत हाई होगा, आपने लॉ भी अच्छी जगह से करोगे तो आपको इन चीजें बड़ी कॉमन लगेगी। टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाइए, आधे लोगों को तो पता भी नहीं तो चीजें हैं क्या। और एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने देखा है, लोगों को पढ़ाया है, एलएलबी के 4-4 साल हो जाते हैं, 5 साल एलएलबी कंप्लीट होकर निकलते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस पूछ लेना, 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब क्या होता है, उनको ये तक नहीं पता होता। तो सिर्फ पढ़िए मत, लॉ को ऐसे समझिए कि कल को आपकी लाइफ में काम आ सके, नॉलेज एनहांस हो सके।
कि जिससे आप बेटर एडवोकेट, बेटर लॉ फर्म में जा सकें। सिर्फ AIR रैंक लाने से काम नहीं होता है, माइंड स्किल आपको अपने बढ़ाने हैं। ठीक है, तो 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट्स। आज का पहला कॉन्सेप्ट था डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कल दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, और इन बिटवीन इस चैनल्स पे वीडियो आएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आपके 40 डेज में सारे प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करे जाएंगे, मॉक टेस्ट करे जाएंगे। मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं पढ़ता हूं और एग्जाम में टॉप करता हूं। तो टिप ट्रिक्स, कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा इश्यू है सबका टाइम मैनेजमेंट का, वो भी एड्रेस करा जाएगा। देयरफॉर अगर चीजें मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, तो और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। और आपको जिस कॉन्सेप्ट को समझना हो, सिंस आई एम अ JRF होल्डर, जज के पेपर दिए हैं, इंटरव्यूज अपेयर करें, आप कमेंट बॉक्स पे टॉपिक का नाम लिख दो, वीडियोस आपको उस पर प्रिपेयर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।